नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और TV6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और ये तारीख है 7 और 17 नवंबर, यानी 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे। खास बात यह है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सिर्फ 2 चरण में चुनाव होंगे, बाकी तमाम राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी और 68 सीटों पर जीत का पताका लहराया था। और भाजपा जो 15 सालों से शासन में थी 15 सीटों पर सिमट गई थी। अजीत जोगी की पार्टी, उसको 5 सीटें मिली थी जेसीसी को, जेसीसी जे कहा जाता है, और बीएसपी के खाते में 2 सीटें आई थी। इस बार क्या कुछ निकल करके सामने आता है? लगातार दौरा जारी है नेताओं का, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री की मैं बात कर रहा हूं, अमित शाह पहुंचे हैं जगदलपुर में। पहुंच करके उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित भी किया है। कई तरह के इल्ज़ाम भी लगाए हैं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर, और कांग्रेस सरकार ने अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है कि ये वहां सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाह रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त दिवाकर मुक्तिबोध, जो वरिष्ठ पत्रकार है, रायपुर से जुड़ गए हैं। दिवाकर मुक्तिबोध साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाकर मुक्तिबोध साहब, क्या कहेंगे आप छत्तीसगढ़ के चुनाव के संबंध में? जो चुनावी माहौल बनता दिखाई दे रहा है, 2 चरणों में चुनाव होंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। चुनावी माहौल तो बड़ा सरगर्म है। मतदान के लिए मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा है। 7 तारीख को एक पहले चरण का मतदान होना है, तो और उसके साथ 17 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो अब कह सकते हैं बहुत कम समय बचा हुआ है मतदान के लिए जी। तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जो चुनाव के लिए जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की जो घोषणा की जानी चाहिए थी अब तक, वो कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि कांग्रेस ने दो किस्तों में चुनाव के 2 किस्तों में 83 सीटों पर 83, और भारतीय जनता पार्टी ने 86 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मतलब ये है कि कांग्रेस को अभी भी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार को तय करना है और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दें। तो ये कौन सी सीटें हैं जहां अभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई, उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया गया है? जी, ये 7 सीटें, कांग्रेस की जो 7 सीटें हैं उसमें है, सबसे महत्वपूर्ण है रायपुर उत्तर, जहाँ से कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा विधायक है वर्तमान में। उसके बाद महासमुंद है, धमतरी है, बैजपुर है, बैकुंठपुर है, कसडोल है, सरायपाली है और सिहावा। ये 7 सीटें हैं, जिसमें एक सीट जो धमतरी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, की विधायक हैं, और बाकी सब सीटें जो है कांग्रेस के पास है अभी। और भाजपा ने भी 4 उम्मीदवारों की सूची को अभी फाइनल नहीं किया है जी। वो 4 सीटें उनकी भी बाकी है अभी जी। बिल्कुल। अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने की कोशिश की जाए आपके माध्यम से, तो 15 सालों से, यानी कि पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत का पताका लहराया था, लेकिन उससे पहले 15 सालों से भाजपा वहां सत्ता में थी। तो उसी संदर्भ में अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने की कोशिश की जाए तो क्या ऐसा फिर लग रहा है जमीन पर, या वोटर्स से बात करने के बाद यह अंदाजा मिल रहा है कि कांग्रेस की सरकार दोहराई जा सकती है? चूंकि पिछला 15 साल भाजपा का, तो इधर 5 साल कांग्रेस का, शायद 5 साल इसमें और जुड़ जाए, ऐसा विशेषज्ञों का भी मानना है। जी, पूरी संभावना तो इस बात की है कि कांग्रेस रिपीट कर सकती है, लेकिन ये बात तय है कि जो बम्पर मेजॉरिटी उन्हें 2018 के चुनाव में मिली थी वो नहीं मिल पाएगी। उस समय 68 सीटें पार्टी ने जीती थी, और सब मिला के बाद में उपचुनाव के माध्यम से जो है वो 68 से बढ़कर 71 हो गई। तो अब जो मौजूदा स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है मुकाबले में एक तरह से आ गई है। तो मैं ये नहीं कहता कि 50-50% वाला मामला है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि 60 और 40% का तो मुकाबला चल रहा है। 60 कांग्रेस, 40 भाजपा, ये जी जी आप? अच्छा जी जी।
अच्छा, छत्तीसगढ़ की में लगभग 2 से 2.5% मुस्लिम वोटर्स भी हैं। जो छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रही, एक आध आप कुछ घटनाओं को छोड़ दे, बेमेतरा की बिरनपुर में जो घटना हुई सांप्रदायिक हिंसा की जिसमें मौतें हो गई, एक भुवनेश्वर साहू मारा गया, लेकिन उसके काउंटर में दूसरे दो अल्पसंख्यक समुदाय के दूसरे दो लोग मारे गए, बाप और बेटा मारे गए। और इसी तरह से कवर्धा में जो थोड़ा बहुत 2 साल पहले झंडे को लेकर जो विवाद चला और वो फिर उसने सांप्रदायिकता को ले लिया, तो उन दो इस मामले को छोड़ दिया तो बाकी छत्तीसगढ़ आमतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा कायम रहा है और बहुत ज़्यादा घटनाएं इस इलाके में नहीं होती है। अब चूंकि अमित शाह जी ने ऐसा सार्वजनिक रूप से कहा है तो उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्योंकि जो वातावरण जो बना रहना चाहिए वो बने रहने देने के लिए ज़रूरी है कि उनका उत्तर दिया जाए। और ये उत्तर यही हो सकता है कि चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की जाए कि ये सांप्रदायिकता के दायरे में ये उनका जो बयान वो आता है। अच्छा, हिंदी बेल्ट की अगर बात की जाए, हिंदी बेल्ट राज्यों की अगर बात की जाए, तो कई राज्यों में इस तरह का माहौल बन जाता है और कई मौक़ों पर ये देखा भी गया। छत्तीसगढ़ में अमूमन ये सब नहीं देखा जाता है या नहीं देखा गया है। तो अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो क्या इससे छत्तीसगढ़ की जनता पर कोई प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, या जनता सिरे से इसे खारिज कर देती है? देखिए, कुछ जो अनर्गल बातें जो होती है, जो अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, जो बिलो द बेल्ट हिट किया जाता है, उसका असर तो जनता पर पड़ता ही है। जैसे कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह है जो खुद भी चुनाव लड़ रही हैं। अब उन्होंने सोनिया गांधी जी के बारे में जो कहा है वो बहुत ही आपत्तिजनक था, है और रहेगा, क्योंकि उन्होंने इसके बाद और भी इस तरह से कुछ बातें उन्होंने कही है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का वातावरण छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रहा, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल इस राज्य में नहीं होता रहा, चाहे किसी भी चुनाव, चाहे कोई भी चुनाव आप देख लें। लेकिन ये जो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि मामले को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश में इस तरह की बातें की जा रही है प्रत्याशी के द्वारा भी। अच्छा, आपने केंद्रीय मंत्री का जिक्र किया, उन्हें टिकट भी दिया गया, विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ेंगे। उनके साथ 3 और सांसदों को भी टिकट दिया गया है भाजपा की तरफ से। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2018 में ये जो 4 सीटें हैं जहाँ भाजपा ने सांसदों को या केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया है, ये 4 सीटों में से 3 कांग्रेस ने जीता था और 1 JCC जी ने जीता था, जो अजीत जोगी की पार्टी थी। तो वहाँ से सांसदों को खड़ा करना भाजपा की क्या कोई रणनीति है, या फिर उस सीट तक ही उस रणनीति को सीमित करके उस सीट को जीतने की एक चाहत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग पहले भी करती रही है। आपको याद होगा 2018 के चुनाव के बाद में 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से लगभग सभी सीटों में अपने प्रत्याशी बदल दिए थे और नतीजा ये रहा कि 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब 2023 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी महत्व इसी बात से समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वो प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले में शरीक और सभाएं कर रहे हैं और लोगों और प्रत्याशियों से भी मिल रहे हैं। तो बड़ी बात है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के जो 16 तारीख को राजनांदगांव में जब अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया, उस नामांकन दाखिल के समय वो वहाँ मौजूद थे। तो ये बात समझ में आती है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन करता रहा, उनके नामांकन में उपस्थित हो रहा, तो समझ में आती बात, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो और भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता भी हैं छत्तीसगढ़ में भी। तो लेकिन बाकी जगदलपुर की बात करें और बाकी दूसरे स्थानों की बात करें, तो उनके नामांकन दाखिले के समय अमित शाह जी का मौजूद रहना अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। और निश्चित रूप से उनकी बात यही स्थिति ये है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना है। जी, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है चुनाव के मौके पर कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को आगे बढ़ने देने का मौका नहीं देना चाहती। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, जैसे कि आपने भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 83 उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। 53 दूसरी सूची है और पहली सूची में 30 उम्मीदवारों का नाम शामिल था। इन 83 में से 18 मौजूदा विधायक के टिकट काट दिए गए हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी आप? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लगातार
अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में लगभग समीक्षा करते रहे हैं और 1 साल पहले पहले उन्होंने पूरे 90 विधानसभा सीटों का दौरा किया और बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बयान भी दिया था कि 40% जो प्रत्याशियों का जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, संतोषजनक नहीं है। तो निश्चित रूप से ये तो तय था कि टिकट तो कटनी ही थी। तो जो निष्प्रभावी थे, जिन्होंने 5 साल तक कोई खास काम नहीं किया, जिनके प्रति जनता की नाराजगी रही है, उनको टिकट इस बार नहीं मिलनी थी, वो नहीं मिली। तो ये मेरे हिसाब से फिर भी काटे मौजूदा विधायकों के, मैं रोकना चाहूंगा, ये जो टिकट काटे गए मौजूदा विधायकों के, क्या इसका कुछ चुनाव, इसका असर पड़ेगा चुनावी नतीजों पर कांग्रेस के हिसाब से अगर समझने की कोशिश की जाए तो? जी हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस ने 22 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। तो ये जो 18 जो विधायकों को बदला गया है, तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव है वो सामने आएगा चुनाव के दौरान। अच्छा, रायपुर दक्षिण सीट की अगर बात की जाए, चूँकि उसकी बात न की जाए तो मामला अधूरा रह जाता है। राम सुंदर दास हैं, जो महंत राम सुंदर दास हैं, उनको टिकट दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल वहाँ से विधायक है, 7 बार के वो विधायक हैं। वहाँ क्या कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, ये सबसे दिलचस्प अगर संघर्ष छत्तीसगढ़ में देखें तो मुझे लगता है कि रायपुर दक्षिण का चुनाव बहुत मज़ेदार और बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, हो गया है। वो इसलिए कि बृजमोहन अग्रवाल तो 7 बार के विधायक हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। ये अलग बात है कि 15 साल के शासन में जितना महत्व उनको मिलना चाहिए था, या इस चुनाव में भी जितना महत्व उनका मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पाया। लेकिन उनके सामने जो खड़े हुए हैं जैतू सावमठ के राम सुंदर दास, ये भी पुराने जैजैपुर में पूर्व विधायक रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके और कांग्रेस और बृजमोहन अग्रवाल के बीच में जो संबंध है, बहुत मधुर संबंध है। और तो और राम सुंदर दास जी उनके एक तरह से पारिवारिक मित्र भी है। उनके जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं परिवार के, उसमें वो हमेशा शामिल होते रहे हैं। अब ये देखने की बात है कि एक तरह से गुरु कह लीजिए, एक शिष्य कह लीजिए आप, अब इनमें से कौन किसको हरा पाता है, कौन जीतता है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये तो एक तरह से ये है, ये एक तरह से कहना चाहिए कि मास्टर स्ट्रोक ही माना जाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में, जो एक कन्हैया अग्रवाल जी को उन्होंने टिकट दी थी, जिन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को खासा परेशान किया। जो व्यक्ति लगातार 35-37 हज़ार वोटों से जीतता रहा है, वो केवल 17 साढ़े 17 हज़ार वोटों से जीत पाए पिछले चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बृजमोहन अग्रवाल की जी का जो ग्राफ है, धीरे धीरे तो कम हुआ है। और अब ये इस चुनाव में, 2023 के चुनाव में, देखिए क्या रिजल्ट सामने आता है। अच्छा, संक्षेप में जवाब चाहूँगा। रायपुर दक्षिण सीट की अगर हमने बात कर ली है, तो पाटन सीट की बात ना की जाए, राजनांदगांव सीट की बात ना की जाए, तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। राजनांदगांव से रमन सिंह चुनावी मैदान में है और पाटन से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है। क्या कुछ नज़र आ रहा है वहाँ दोनों सीटों पर? देखिए, विजय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहली लिस्ट में ही सांसद विजय बघेल को भूपेश बघेल जी के सामने खड़ा कर दिया। अब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय नेता है, लोग और कांग्रेस शासन में पिछले 5 साल के शासन की हम बात करें तो अमूमन उनका कार्यकाल बहुत अच्छा और दृष्टि से बहुत बेहतर रहा है। लेकिन एक ही समुदाय से हैं, एक ही वर्ग से हैं और दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा अंतर तो आएगा मतों के मार्जिन में। और जहाँ तक हम राजनांदगांव की बात कर रहे हैं, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो देवांगन जी को खड़ा किया गया है, वो मूलतः ठीक है, उनके रिश्तेदारी राजनांदगांव में हैं और दूसरी जगह पर नहीं है, लेकिन एक्टिव रहे हैं और कांग्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मेल नहीं हुआ। जिस तरह से भूपेश बघेल को रोकने के लिए कद्दावर नेता विजय बघेल को सामने लाया गया, उसी तरह से रमन सिंह को भी के खिलाफ भी ऐसा ही बड़ा दाव जैसे कि पिछले 2018 के चुनाव में राजनांदगांव में रमन सिंह जी के खिलाफ करुणा शुक्ला जी को खड़ा किया गया था,
जो भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष कहना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी रही है और भाजपा से नाराज होने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई थी और उन्हें राजनांदगांव में रमन सिंह के खिलाफ खड़ा किया गया था, हारे हुए जी। चुनाव। आखिरी सवाल और बिल्कुल एक लाइन में जवाब चाहूंगा चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। क्या चुनावी मुद्दे होंगे इस बार छत्तीसगढ़ में और प्रमुखता से वो मुद्दे कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पास एक ही मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। राज्य शासन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने आवाज लगातार पिछले 1 साल से उठाते रहे हैं। बहुत सारे लोगों की धरपकड़ भी हुई है, बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। उसमें उनमें कितना सच है कितना झूठ, ये तो बात के जो तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन उनके पास में सबसे बड़ा मुद्दा यही है और दूसरा मुद्दा कुशासन का। तो और कांग्रेस के पास में सबसे बड़ी ताकत है उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उनका विकास परक रवैया, विकास परक नजरिया और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया है वो उन्हें आगे ले जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी बहुत अच्छी इमेज है। मैदानी क्षेत्र की बात हम अभी नहीं कह सकते कि वो चलिए उसी के। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर मुक्तिबोध साहब। आपने वक्त निकाला और तफसील से जानकारी दी, विस्तार से राजनीति को समझाया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनावों की तारीख का मैंने पहले ही बताया था कि ऐलान किया जा चुका है। 7 और 17 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नतीजे जब सामने आएंगे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। राजनीति है तो राजनीति तो होनी ही है, लेकिन जिस तरह से विश्लेषण किया है दिवाकर मुक्तिबोध ने, उससे यह अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा आसान हो जा रहा है। हालांकि बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, तस्वीर तब तक साफ नहीं होती जब तक चुनावी नतीजे ना आ जाएं। ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि 60% पलड़ा कांग्रेस का भारी है, 40% फिर बीजेपी है। बहरहाल ये तो अभी की समीक्षा है और अभी का अंदाज़ा है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तस्वीर बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन जाने से पहले आपसे अपील करते जाएंगे कि अगर हमारे चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।